समय का चक्र। संगीता बेटी, समधन जी से होशियार ही रहना। बड़ी सीधी बनती है तेरी सासू माँ। अपना यह सीधापन और भोलापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी राजकुमारी, मुझे तो डर है कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा करते ही ना रह जाओ। किसी तरह दामाद जी को मनाकर अपना एक अलग घर ले लो। संगीता की माँ अपनी बेटी को फोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी तो संगीता बोली, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं उन्हें पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बस कुछ ही दिनों में मेरा जलवा देखना। उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। संगीता ने अपनी माँ को तसल्ली दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई, बहू 2 दिन से तुम्हारे धुले हुए कपड़े बाथरूम में लटके पड़े हैं, उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। शारदा जी ने आंगन में झाड़ू देते हुए कहा। ठीक है, फैला दूंगी, आप तो दिन भर मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। संगीता ने अपने कमरे से तेज आवाज में जवाब दिया, बहू लेकिन इसमें चिल्लाने की क्या बात है। हाँ तो क्यों ना चिल्लाऊं, कपड़े मेरे हैं, उनके लिए आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अगर कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। संगीता तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपड़ा बाल्टी में पटकने लगी। अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर क्या लेट गई, आराम क्या कर लिया, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे बहू इंसान नहीं, काम करने वाली मशीन हो। 1.5 साल पहले ही तो शारदा जी ने अपने बेटे मनोज की शादी संगीता से करवाई थी। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त और खूबसूरत दिखने वाली संगीता को अपने बेटे मनोज के लिए चुना था। शारदा जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर संगीता अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर अपनी माँ की। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन संगीता की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाती रहती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो अपने मन का कुछ भी ना कर पाओगी, मन मारकर जीना पड़ेगा। वैसे तो संगीता के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके के मुकाबले उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसके ससुर श्री जयप्रकाश जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, परंतु शारदा जी ने कम तनख्वाह में भी अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे मनोज को भी अच्छी शिक्षा देकर उसे पैरों पर खड़ा किया था और इस काबिल बनाया कि आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते मनोज को अक्सर अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। मनोज को इस बात का पूरी तरीके से एहसास था कि उसके माता पिता ने कितनी कठिनाइयों से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज्यादा लगाव था। अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी संगीता को देकर वो बाकी का वेतन अपनी माँ के ही हाथों में रखता था। कुछ महीने तो संगीता यह सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसके माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज फोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हाल चाल सुनती थी और संगीता भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा हाल अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का हक है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी सिखा दिया था। बस फिर क्या था, अगले ही दिन संगीता ने घर में हंगामा शुरू कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा, नहीं तो वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर मनोज मझधार में फंस गया, लेकिन शारदा जी और जयप्रकाश जी
घर में कोई कलेश या झगड़ा नहीं चाहते थे, ना ही वो अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से संगीता की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शांति का नामो निशान तक ना रहा। घर के झगड़े से परेशान होकर शारदा जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी। और जयप्रकाश जी, जो घर में हमेशा से शांति चाहते थे, अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है, और वे भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर मनोज तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे इस काबिल बनाया था, उस माँ को वह कोई कठोर शब्द कैसे बोल सकता था, और दूसरी ओर अपनी पत्नी संगीता के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन संगीता तो आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रखती कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान लेकर किराए पर रहें। आज शाम को जब मनोज ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में संगीता मनोज के कान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यह क्या हालत बना रखा है तुमने अपनी? इस तरह क्यों बैठी हो आज? माँ से फिर से झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती हैं? संगीता गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी। और दोपहर की सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के सामने कह सुनाया और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मनोज उसकी बातों में आ गया और फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। यह बात सुनते ही संगीता की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मनोज घर से निकल गया और संगीता अपनी माँ को फोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को मनोज घर आ गया और आते ही माँ से बोला, माँ, मैंने किराए पर घर देख लिया है। मैं और संगीता इस घर में नहीं रहेंगे। शारदा जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। भारी दिल से वह केवल इतना ही बोली कि अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितने सामान की तुम्हें जरूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज कपकपाने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में मनोज जाकर एक ट्रक ले आया और साथ में कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और इस ट्रक के पीछे पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई शारदा जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जयप्रकाश जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। शारदा, यह सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मनोज ऑफिस से नहीं लौटा क्या? शारदा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहा आपने? शारदा जी अपने ख्यालों से बाहर आए। यह सब क्या है शारदा? जयप्रकाश जी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर शारदा जी उनसे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। जयप्रकाश जी ने देखा कि शारदा जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मामला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। दिन बीतने लगे। मनोज और संगीता को गए हुए तकरीबन 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 15 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्योहार आया तो
हर घर में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी, दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन शारदा जी और जयप्रकाश जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं था। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में ही गुम थे। केवल दीप के नाम पर शारदा जी ने शाम को एक दीप जलाकर घर के चौखट पर रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब शारदा जी शाम को मंदिर के लिए निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान महिला का फोन आया। पहले तो उस अनजान महिला ने शारदा जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्दी ही दादी बनने वाली है। शारदा जी यह सब सुनकर हैरान थी और उनसे पूछने लगी कि वह कौन है और उन्हें कैसे जानती है। उन्होंने बताया कि संगीता और मनोज उनके मकान में ही रहते हैं। आज संगीता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वह उसे अपनी कार में बैठाकर उसे अस्पताल ले आई हैं, क्योंकि मनोज कंपनी के काम से 10 दिनों के लिए देश से बाहर है और संगीता की डिलीवरी होने वाली है। शारदा जी ने उनसे पूछा कि वह किस अस्पताल में गए हैं, तो बताया कि वो संजीवनी अस्पताल में है। अस्पताल का पता भी उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। शारदा जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैली में उन्होंने कुछ आवश्यक सामान रखा, अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से संजीवनी अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब उन्होंने संगीता की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा उल्टा है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब शारदा जी नर्स से बात कर रही थी तब संगीता के मकान मालिक भी वहां खड़ी थी। वह समझ गए कि यह स्त्री संगीता की सासू माँ है। उन्होंने हाथ जोड़कर शारदा जी का अभिवादन किया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज लगाई, संगीता के साथ कौन है? डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवाने और ऑपरेशन की फीस जमा करने के लिए बुला रहे थे। शारदा जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम में चली गई और उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वो ऑपरेशन की फीस जमा करने आई है। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये जमा करने को कहा, लेकिन शारदा जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वह बोली, डॉक्टर साहिबा, अभी तो आप 25,000 जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप ऑपरेशन करें। माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आप पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर शारदा जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं से जयप्रकाश जी को फोन किया और सारी बात बता दी। शारदा जी ने संगीता की माँ को भी फोन लगाकर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में जयप्रकाश जी बाकी के रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर शारदा जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक नर्स शारदा जी के पास आकर पूछने लगी, संगीता के साथ कौन आया है? तो शारदा जी ने कहा, मैं हूँ संगीता के साथ। मुबारक हो, बेटी हुई है, नर्स ने कहा और बताया कि बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर ले आई और शारदा जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपनी पोती को देखा, फिर उसका माथा चूमा। शारदा जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो जयप्रकाश जी ने 500 रुपए के 2 नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आप सभी लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में संगीता को भी स्ट्रेचर पर लिटाकर जनरल वार्ड में लाया गया। उस समय वो बेहोश थी। पास ही में रखे पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। शारदा जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने जयप्रकाश जी को घर भेज दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब संगीता को होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी है और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। मुबारक हो बिटिया, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और संगीता के सिर पर हाथ रखकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। संगीता को बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी मकान मालकिन भी वहां आ गई और शारदा जी उन्हें कुछ देर के लिए बहू और पोती का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गई। उसकी मकान मालकिन ने संगीता को कहा कि जब मैंने तुम्हारी सास से फोन पर बात करके
तुम्हारे बारे में बताया तो वह तुरंत ही अस्पताल पहुंच गई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर संगीता सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शारदा जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर भी वो संगीता के पास बैठकर कभी उसका सर दबाती तो कभी बच्ची को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह जयप्रकाश जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल लेकर आए। संगीता और शारदा जी ने चाय पिया। शारदा, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने भी खाना नहीं खाया है, घर जाकर तुम भी खाना खा लो और संगीता के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैंने ऑफिस से फोन कर छुट्टी ले ली है। शारदा जी ने जयप्रकाश जी को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई और वह वहीं बेंच पर बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने संगीता से कहा, बेटा मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। संगीता के बगल वाले बेड पर एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब जयप्रकाश जी वार्ड से बाहर आ गए तब उस औरत की माँ ने संगीता से कहा, तुम्हारी मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। यह दोनों मेरी मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं क्या? आश्चर्य से संगीता का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या कोई सास ससुर ऐसे भी होते हैं? कल से तुम्हारी सासू माँ बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई है। यहाँ बैठकर उनकी नजरें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटा तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ कर सकती है क्या? वह तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी मैं तो तुम्हें इतना ही कहूंगी कि कभी अपनी सास को कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो तुम्हें वो दिल से आशीर्वाद देते नहीं थकेंगी। उस औरत की बात सुनकर संगीता स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने। मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर कितनी तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी हैं। कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही हैं। बिटिया चाय पी लो। जयप्रकाश जी की आवाज से संगीता का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर जी की ओर देखा और सोचने लगी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बिटिया शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, न ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है। फिर वो इन्हीं विचारों में डूबी थी कि तभी उसे अपने ससुर जी की आवाज सुनाई दी। देखा तो वह पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करें ताकि वो चाय पी ले। वो औरत उठी और संगीता की मदद करने लगी। कुछ ही देर में शारदा जी संगीता के लिए खिचड़ी और पोती के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आए। संगीता को आराम से बैठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज संगीता आत्मग्लानि से डूबी जा रही थी। यह खिचड़ी उसे किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। शाम के समय संगीता के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि शारदा जी संगीता के बालों में तेल लगा रही थी। वे जाकर बेड के पास पड़े कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद शारदा जी किसी काम से वार्ड से बाहर आ गई। संगीता ने देखा कि उसकी माँ और पिताजी का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे से खुशी दूर दूर तक गायब थी। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बहू यानी कि संगीता की भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर
घर में बवाल खड़ा किया हुआ था और अब उन पर दहेज उत्पीड़न का केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई है। संगीता यह सब सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि यह सब उसका और उसकी माँ के कर्मों का ही फल है। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। कुछ ही देर बाद शारदा जी आ गई और एक थैली में कुछ सामान रखकर शारदा जी ने कहा, संगीता, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयाँ और अस्पताल का बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीद उस टेबल के ड्रॉवर में रखी है। अपनी पोती के माथे को प्यार से सहलाया। मनोज आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही वे पीछे मुड़ी, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो संगीता ने उनका आंचल थामा हुआ था और आंखों में आंसू लिए उनकी ओर देखे जा रही थी। माँ, क्या आपने इस नालायक बेटी को माफ नहीं करेंगी? संगीता ने कहा तो शारदा जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे, कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है। लाखों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तो तुम नालायक कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो और मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। यह सुनकर संगीता सिसक सिसक कर रोने लगी। बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, टाके खुलने का डर रहता है। यह कहते हुए उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। अगले दिन मनोज अपने विदेश टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधे अस्पताल चला आया। माँ को संगीता के पास देखकर शर्म से उसका सिर झुक गया, लेकिन जब उसने संगीता और अपनी माँ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगी। उसके बाद अपनी नन्ही सी प्यारी गुड़िया को गोद में लिया। संगीता ने मनोज को स्पष्ट कह दिया कि अब वो किराए के मकान में ना जाकर माँ के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे सभी लोग खुशी से मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गए। नन्ही सी जान तो सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी, या यूं कहे कि सबकी जान। संगीता पर काम करने का अभी प्रतिबंध था तो शाम के समय शारदा जी ने संगीता के पास आकर कहा, बिटिया, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। और वह चली गई। कुछ समय बाद जब संगीता सोकर जगी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में एक सुंदर सी रंगोली बनी हुई थी और वहां पर बहुत से दीप रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर आज यह सब क्यों? संगीता ने आश्चर्य से पूछा तो शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे अपने घर वापस आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली की बात गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। चलो बेटा, तुम भी एक अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर सा फ्रॉक पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। संगीता का हृदय गदगद हो गया। घर के दरवाजे पर खड़ा मनोज यह दृश्य देखकर खुशी से फूले न समा रहा था। सभी ने तैयार होकर आंगन में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। आज आंगन में जल रहे दीपक घर को ऐसे प्रज्वलित कर रहे थे जैसे मानो हर एक लौ से घर आनंदित हो रहा हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।